क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं 18.6 से बुक में। क्वेश्चन लिखा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ सर्टेन पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ ईच डे। कुछ इक्विपमेंट है जिनका इंस्पेक्शन किया जाता है हर डे के लास्ट में, एंड क्लासिफाइड एट एज जस्ट, ओवरऑल, गुड, फेयर और इन ऑपरेटिव। चार भाग में उसे बांटा गया है। किसमें किसमें? 3 में कि 4 में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? बोलते जाना। ओवरऑल्ड, ओवरऑल्ड, गुड, फेयर, इन ऑपरेटिव, इन ऑपरेटिव। ये चारों कंडीशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इनमें वो क्या किया गया बेटा? उसको बांटा गया है। आगे पढ़ो। If the items is inoperative, it is overhauled a procedure that take 1 day। अगर बोल रहा है इसको आज तक चलाया नहीं गया, इनऑपरेटिव है, तो इसको ओवरऑल करवाया जाएगा। ओवरऑल का मतलब समझते हो? मतलब जब आपका इक्विपमेंट काम वाम नहीं कर रहा होता है तो उसकी ओवरऑलिंग की जाती है। जैसे तुम लोग क्या होता है, कई दिन से बेटा छोड़ा था उसको, जैसे तुम लोग क्या करते हैं, मेक ओवर करवाते हैं ना अपना जाके, वैसे ही समझ लो। मशीन काम नहीं कर रही, ले जाओगे, बोलोगे भैया जो खर्चा आ रहा है इसको खर्चा करके ठीक कर दो, तो अपन मैकेनिक के पास छोड़ देते हैं। तो मैकेनिक इसको पूरा ठीक करने में कितना दिन लेता है बेटा? 1 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? पूरा 1 दिन का समय लेता है। ठीक है, आगे लिखा है, लेट अस डिनोट द 4 क्लासिफिकेशन एज स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3 एंड 4। इनको 4 कंडीशन माना गया है, S1, S2, S3 और S4। ये 4 कंडीशन हो गई हमारी। मतलब मैट्रिक्स कितने का बनने वाला है? 4x4 का। समझ में आ रहा है? अपन ने केवल 2x2 और 3x3 देखा था। आज जो क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 4x4 का बनेगा। Assume that working condition of the equipment follows a Markov chain with the following transition matrix। अपन को ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? पढ़ते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यहाँ पर ओवरऑल है ना, बोलते ही नहीं है। फिर गुड, फेयर, मुंह से जो नहीं बोलेगा ना, मैं बता रहा हूं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। तुम लोग टाइप हो गया इनऑपरेटिव, बोलते ही नहीं जब तक तुम लोग को डांट नहीं पड़े। इनऑपरेटिव यहां पर भी वही लिखूंगा, ओवरऑल्ड, गुड, फेयर, इनऑपरेटिव। हाँ, पीपीएम बताओ क्या क्या है? 0001 है ये, 0001। फिर ये क्या है? 3x4 1/2, 3x4 1/2, 00। इसको 0.75 और इसको 0.50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूं मैं? 3/2 और पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूं मैं? आगे क्या दिया हुआ बेटा? 1/4 1/2, 1/4 1/2, 1/2 और 0। फिर क्या दिया हुआ है? 00 1/2, 0 0 1/2 और 0। ये अपन को टीपीएम दिया। अगर मैं इसकी जगह चाहूं तो 0.75 लिख सकता हूं, इसको 0.12 लिख सकता, 0.50 लिख सकता हूं ना। ये 0.25 भी हो जाएगा, ये 0.50, ये 0.50। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये 0.50 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मेरा टीपीएम क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बेस पे क्या बोला हुआ है? इफ इट कॉस्ट 125 टू ओवरऑल अ मशीन। ओवरऑल करवाने की कॉस्टिंग कितने रुपए की बोला हुआ बेटा? 125। ओवरऑल कॉस्ट कितना है? ओवरऑलिंग चार्जेस है 125 रुपीज की टू ओवरऑल मशीन इंक्लूडिंग लॉस्ट टाइम। ओके, ऑन द एवरेज एंड ₹75 is a production lost if a machine is found inoperative। इन ऑपरेशन के केस में अगर मशीन काम नहीं कर रही है तो उस केस में कितने रुपए का लॉस होगा हमको? 75 रुपए का। हाँ, 75 बोलते हैं हिंदी में उसको। यूजिंग द स्टेडी स्टेट, अंडरलाइन कर लेना। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट जो मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी के ऊपर लॉन्ग रन की बात होती है। स्टेडी स्टेट में बेटा हाँ है ना, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड पर डे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। पर डे कॉस्ट हमको निकालनी है कि मेंटेनेंस करने की कॉस्टिंग क्या रहेगी। हाँ है ना, तो अपन को बेटा क्या करना पड़ेगा? स्टेडी स्टेट कंडीशन जब होती है
तो जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था स्टेडी स्टेट कंडीशन का, R इज इक्वल टू क्या बताया था, R इंटू पी बोला था कि नहीं बोला था। R का मतलब क्या हो गया बेटा, P1 P2 P3 P4। मैंने बताया था ना स्टेडी स्टेट कंडीशन वाला जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो जो भी प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा उसको P1 से डिनोट करेंगे पहली को, अगर 2 है तो P1 P2, 3 है तो P3 हो जाएगा, 4 है तो P4। यस और नो। और यहां पर भी वही चीज लिखोगे। और P क्या हो गया, TPM होता है, मैंने बताया था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। हाँ या ना, बनाओ चलो। एकदम बेसिक है बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई है ना आप लोग को कि नहीं आई है। तो लिखो, देखो यहाँ पर वो तो दिया नहीं है, क्या बोलते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी, उसके वैसे भी कोई काम रहता है क्या, नहीं रहता है। ये जो कंडीशन दी हुई है ये आज की दी है, टुडे है, ये कहाँ का बेटा, टुडे है। ये क्या लिखा हुआ है, टुमारो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो सॉल्यूशन चालू करें, तो सॉल्यूशन में लिखो लेट स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज आर P1 P2 P3 and P4, P1 P2 P3 and P4। हाँ क्या चाहिए, हाँ करवाने दो मेरे को थोड़ा सा। स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 and P4। we know R is equal to R is equal to क्या, R इंटू पी। तो R इज इक्वल टू मैं यहां लिख रहा हूं R इंटू पी। R का मतलब होगा बेटा P1 P2 P3 P4, हाँ है ना, इज इक्वल टू, फिर से R का मतलब क्या होगा बेटा, सेम चीज यहां पर कॉपी होगा बेटा, P1 P2 P3 P4, ये हो गया बेटा, हाँ है ना, इनटू क्या करोगे P मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स है हमारा। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारा क्या क्या बोलना है एक बार कोई भी, 0 0 0 1 0.75, फिर 0.50 0 0 0.25 0.50 0.50 0 ट्रिपल 0 है क्या, 0 0, यहाँ पर 0 0 लिखेंगे, 0 0.50 फिर 0। चलो तुम बताओ कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है विधि, 1/4 का है ये। 1/4 का मतलब क्या होता है ऐसे का, हाँ 4 कॉलम। और ये कितने बाई कितने का हो गया, 4/4 का हो गया। इसका पहला और इसका लास्ट क्या है, सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, P1 इंटू 0, तो 0 पहली रो पहला कॉलम, तो 0 प्लस 0 क्या कहा गया, P2 इंटू 0 0, P3 इंटू 0 0, P4 इंटू 1, तो ये प्लस P4 हुआ कि नहीं, पहली रो पहला कॉलम है ना, मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है ना मैंने। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम होगा कि पहली रो दूसरा कॉलम होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो तो वैसे भी है ही नहीं, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0.75p प्लस 0.50p2, ये P1 है ना, ये P2 प्लस P3 इंटू 0, तो 0, P4 इंटू 0 तो 0, ये दो हो गए हमारे, हाँ या ना। अब क्या करोगे, पहली रो तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम में बेटा क्या होगा, 0.25p1 हो गया प्लस P2 इंटू 0.50, तो 0.50p2 हुआ प्लस 0.50p3 प्लस 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, चौथी रो है P4 की, तो P4 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0.50p3 प्लस
0, हाँ या ना? जहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बेटा? ये कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे? P4, फिर यहां से क्या मिलेगा? 0.75 P1 प्लस 0.5 P2, ठीक है। और ये क्या मिलेगा? 0.25 P1 प्लस 0.50 P2 प्लस 0.50 P3 प्लस 0.50, सॉरी ये हो गया 0.25 P1, 0.50 P2, 0.50 P3, ओके। अब चौथे वाले में आएंगे तो क्या होगा? ओनली 0.50 P3। यहां तक हो गया बेटा, हाँ या ना? ये किसके इक्वल है? P1, P2, P3 और P4 के इक्वल है। तो मैंने बताया था हम जो ईच एलिमेंट दिख रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? P1, P2, P3, P4 के इक्वल हो जाएगा। इजी तो है बेटा, इसमें क्या टफ है बताओ? बस मल्टीप्लिकेशन करना ही तो इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ टफ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है बेटा, सबसे इजी चैप्टर है ये। तो नाउ वी कैन से, लिखो, नाउ वी कैन से P1 इज इक्वल टू क्या? P4। P1 इज इक्वल टू P4 बना कि नहीं? अब अपन क्या कर सकते हैं समझना। और यहाँ पहली रो वहां का P1 ऐसा था ना बेटा, ये P1, P2, P3 और P4 था यहाँ। तो ये P1 यहाँ पर है, बाकी तो सब 0 था ना, और यहाँ 1 था तो 1 इंटू P4 हुआ था ना, तो P4 बचा ना, तो P1 इज इक्वल टू P4 बनेगा ना। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? और P1 माइनस P4 इज इक्वल टू 0 भी तो बोल सकता हूं मैं, बोल सकते हैं अपन, आया ना मयंक? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, 200% गारंटी बोल रहा हूं। अरे बेटा सीधी सीधी बात है, देखो ये अपना पूरा मैट्रिक्स है, P1, P2, P3, 4 इज इक्वल टू ये है। तो अरे इसका इधर का कॉलम इसके बराबर होता है कि नहीं? कल कर रहे थे तो वैसा इक्वल हुआ बेटा, ठीक है कि नहीं? अभी भी अब P2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.75 P1 प्लस 0.5 P2। कल करवाया था, घर में खुला नहीं है कॉपी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? अब इसको और मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? अब ये क्या होगा? मान लो ये 0.75 P1 है और 0.5 P2 इधर समझ लो, तो ये 0.5 P2 इधर आएगा, तो P2 यानी कि कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 0.5 P2 प्लस में बचेगा, तो 0.5 P2 बचेगा, और ये जो है माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 0.75 P1 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? एक ये हो गया हमारे पास, ये दूसरा ये हो गया कि नहीं हो गया? अब तीसरे में आते हैं। तीसरा में P3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? P3 इज इक्वल टू क्या है हमारा? थर्ड ये रहा 0.25 P1, बोलना नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये हो गया 0.50 P3, ऐसा लिखेंगे। या और अब ये क्या होगा? देखो P3 है इधर और इधर भी P3 है कि नहीं? ये रहा, तो ये इधर जाएगा, P3 से माइनस होगा, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? 0.50 P3। अब ये दोनों भी क्या होंगे? उधर शिफ्ट होंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस 0.25 P1 माइनस 0.50 P2 होगा कि नहीं होगा? इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन? थर्ड हो जाएगा नहीं हमारा? अगर देना चाहूंगा वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये अभी चौथा आएगा वो फोर्थ बनेगा, P4। P4 इज इक्वल टू क्या बनेगा? बोलो तो श्रेया, बोलो। 0.50 P बस। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैं? P4 माइनस 50 P3 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? और एक कंडीशन मैंने तुम लोग को बताया था कल, याद हो तो बताना। लास्ट एक इक्वेशन और बताया था मैंने। हमारी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, मैंने सिखाया हुआ है।
तो हमारे पास यहाँ 4 है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं? लिखो नाउ, यहाँ लिखो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 1। अगर आप इनको इक्वेशन नंबर देना चाहो तो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4 और इसको दे दो 5। तो इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ आप लोग खुद से, है तो दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। चलो, मेरा काम यहीं तक का रहेगा, यहां से ज्यादा तो तुम लोग को सॉल्व करना है ना। मैथ्स पढ़े हो ना? हाँ चलो, आंसर बता रहा हूं, आप लोग घर पे इसको सॉल्व करेंगे। P1 P2 P3 P4 की वैल्यू आप लोग को मैं बता रहा हूं। तो लिखो P1 की वैल्यू, घर पे सॉल्व करना नहीं बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। लिखो P1 इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइनल आंसर बता रहा हूं। P1 इज इक्वल टू 2/11। लिखो P1 इज इक्वल टू 2/11, P2 इज इक्वल टू 3/11, P2 इज इक्वल टू 3/11, P3 इज इक्वल टू 4/11 और P4 इज इक्वल टू 2/11। कौन 5 बोल रहा है अपने मन से? 2/11। ये हो गया, हमारी चारों ओर निकल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसके बाद का आंसर है मेन आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया था, किसकी कॉस्ट दिया था बेटा? इफ द कॉस्ट रुपीज 125 टू ओवरऑल अ मशीन on the average and 75 as a production lost if machine is found inoperative। तो पहले वाले कंडीशन में क्या था, देखो पहले में ओवरऑल्ड था कि नहीं? पहले में ओवरऑल्ड था ना। मेरे को तो मालूम है, फिर भी तुम लोग को दिखाने के लिए करना पड़ता है ना, कई लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, तो ये पहली वाली ओवरऑल्ड थी, मतलब P1 निकला इसके लिए, आया ना। और इनऑपरेटिव था कौन सा? P4। ये दोनों कंडीशन निकल, चारों निकल गए ना, P1 P2 P3 P4। हमें दो लोगों की कॉस्ट दी हुई है, किसकी किसकी? इन दोनों में तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, काम तो हो ही रहा है। ये दोनों में ही हमारा क्या होगा, इसमें मेंटेनेंस मांगेगा और इनऑपरेटिव है तो उस दिन प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो ये दो जगह हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो लिखो कॉस्ट इफ मशीन इज ओवरऑल्ड। लिखो कॉस्ट, हाँ ये मैंने दो पे छोड़ दो, या तुम लोग सॉल्यूशन करोगे तो कर लेना घर पे। मैं आंसर लिखवा रहा हूं P1 का। लिखेगा टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहाउलिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहाउलिंग इज इक्वल टू 2/11 इंटू 175 टोटल कॉस्ट इफ मशीन इज ओवरहाउल्ड। तो 2/11 इंटू कितना हुआ बेटा? 175। ठीक है, और कौन सा था? लिखिए टोटल कॉस्ट इफ मशीन इज इन ऑपरेटिव। अगर मशीन इन ऑपरेटिव रहती है तब कितना? इन ऑपरेटिव का भी कितना निकला हमारा? 2/11 निकला था क्या? P4 भी 2/11 है, तो 2/11 इंटू क्या हो गया बेटा? ये 75 हो गया। 75 रुपए लगेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन लॉस्ट होगा ना, तो उसके लिए हमें कितने का नुकसान हो रहा है? हाँ 175 है कि 125 है? एक बार देखो, 125 है तो इसको 2 कर लो बेटा, 125 और इसका हो गया इतना। अब अगर आपको टोटल कॉस्ट पूछा है तो दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना। ये था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आप लोग से। और एग्जाम में पूरे क्वेश्चन स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी के हैं। एक आध एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आया होगा जो 2 क्लास में अपन पढ़े, मल्टी टाइम प्रोबेबिलिटी वाला, और वो एकदम बेसिक वाला, वो मान के चलो नहीं के बराबर है। जो भी आएगा स्टेडी स्टेट से आएगा। ये एग्जाम में आया है बेटा, बोला ना अभी। विश्वास नहीं तो एग्जाम पेपर दिखाऊंगा मैं इसके बाद। क्या? हाँ तो क्या दिक्कत है, तो बनेगा ही, पढ़ो। चलो क्वेश्चन है 18.5, ग्रुप में भेज दिया गया है क्वेश्चन में पढ़ के समझा रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देंगे। 18.5 पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। प्लीज कम टू द क्वेश्चन। ऑन January 1, नया साल है, ऑन दिस ईयर
बेकरी ए हैड 40% ऑफ its local market share, while the other two bakeries B and C had 40% and 20% respectively. तो 3 है बेकरी, कौन कौन सी है? ए, बी और सी। तो ये आपको क्या दिया हुआ बेटा? मैंने बताया था इनिशियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बहुत बढ़िया, R0 से डिनोट करते हैं। घर में तुम भी नहीं पढ़ी हो मतलब। 3 बेकरी है, ए, बी और सी। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? ए, बी और ये सी, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों की हमको क्या हुई है बेटा? प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कितनी कितनी दी हुई है? पढ़ के सुनाया, अभी फिर भी नहीं बोलते हो। दोनों का, बी का भी 0.40 है और 0.20। इसको ऐसे भी रो वाइज लिखते हैं, ठीक है? ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए। तो P0 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? इनिशियल प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? ये 0.40, 0.40 और 0.20। ये मेरे क्या हुआ? इनिशियल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना मार्केट शेयर है, हाँ या ना? ठीक, कल जो ब्लेड वाला क्वेश्चन किए थे उसमें लिखा था ना इक्वल मार्केट शेयर। तो वैसे यहाँ पर परसेंटेज के टर्म में आपको दिया है, तो परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। आगे पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, लिखते जाओगे तो सब समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लोगे तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द मार्केट शेयर, ओके, बेस्ड अपॉन अ स्टडी बाय अ मार्केटिंग रिसर्च फर्म द फॉलोइंग फैक्ट्स वेयर कंपाइल्ड। बेकरी ए रिटेन 90% ऑफ इट्स कस्टमर। देखो अब अपन यहाँ पर टीपीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगा बेटा हमारा। ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर ए, बी और ये सी, हाँ या ना? तो क्या बोल रहा है? ए ने कितने परसेंट कस्टमर को रिटेन करके रखा बेटा? 90%। तो यहाँ पर ए में था, कहाँ था? ए में था। और इनको समझ लो, इस क्लास में थी तुम। ए में थे और ए में हो कितना परसेंट? 0.90 है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ इट्स कस्टमर वाइल गेनिंग 5% ऑफ दिस कस्टमर। तो ये कहा जाएगा बेटा? बी कितना गेन कर रहा है? ए से 5। तो ए से बी में कितने शिफ्ट हो गए? 5%। तो 5% मतलब कितना हुआ आंचल? बहुत बढ़िया, 0.5 को 50% बोलते हैं। तुमको 5 और 50 में अंतर नहीं पता, एग्जाम में क्या लिख के आओगी? .05। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 10% ऑफ सीज कस्टमर। यहां पर कितना आएगा? 10% आएगा क्या? तो 10 पे कहाँ आएगा? बताओ कहाँ आएगा? यहां पर तो 0.5 आएगा, 0.05 आएगा, क्योंकि रो का टोटल। बी के नीचे 10 नहीं आएगा। चलो तुम लोग खुद से बनाओ, कंप्लीट करो। तो इसको देखो, मैं तुम लोग कितना सीखा, भूल जाओ ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, क्लीन ऑल कर दिया मैंने। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं, तुम ही लोग बनाना। बेकरी ए रिटेन 90% ऑफ इट्स कस्टमर वाइल गेनिंग 5% ऑफ दिस कस्टमर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है बेटा? कहां गया? 10% ऑफ सीज कस्टमर्स। बेकरी बी रिटेन्स 85% ऑफ इट्स कस्टमर वाइल गेनिंग 5% ऑफ एज कस्टमर। ये वाली लाइन से बेटा आएगा आपको समझ में। बी किसको गेन कर रहा है? ए का कितना परसेंट? 5%। ठीक है, तो बी से ए में आए, ठीक है, और ए से बी में गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बी के नीचे आएगा ना, बी के बाजू में। हाँ ठीक, चलो बनाओ इसको आगे। वैसे सी का दिया हुआ है बेटा, नीचे लिखा है व्हाट इच, क्या लिखा है? व्हाट विल इच फर्म शेयर बी ऑन जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर। मतलब आफ्टर 1 पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? 1 ईयर आफ्टर 1 पीरियड हुआ ना। फिर लिखा है एंड व्हाट विल इच फर्म्स मार्केट शेयर एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी में मैंने कल लिखवाया था ना, इक्विलिब्रियम वाला। हाँ, तो दोनों क्वेश्चन इसमें पूछा है, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में मार्केट शेयर, जैसे ब्लेड वाला क्वेश्चन करवाया था ना,
उसमें आपसे 1 साल बाद 2 साल बाद पूछा हुआ था, फिर सेकेंड पार्ट में स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो वैसे ही इसमें पूछा है। चलो 15 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसमें पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। आप लोग को 2 चीजें बनानी है, पहला बनाना है इनिशियल प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स, दूसरा बनाना है टीपीएम। फिर आप लोग को समझाया था ना 1 साल बाद बोला, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या बताया था, R0 इंटू पी। बस ये निकालना है, यहां तक आप लोग निकालो। चलो इनिशियल स्टेट R0 मैंने बता दिया था बेटा, क्या निकला था R0 0.40, 0.40 और ये 0.20। ठीक है, P मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। चलो बनाओ, खुद से बनाओ, कुछ तो करो तब तो बनेगा। सब छाप के जाओगे तो दिमाग नहीं लगेगा एग्जाम में। लास्ट वाला में आओ, फिर से समझाऊं क्या? चलो इसको मैं क्लियर करके समझा देता हूं इरेजर से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, प्लीज समझना। ए कितने % अपने कस्टमर को रिटेन करके रखता है? 90%। बी कितने रिटेन करता है? देखो 85% है क्या, तो ये 0.85 हो जाएगा कि नहीं होगा। और सी कितना रिटेन करता है? 83% कस्टमर, मतलब 0.83 रिटर्न करता है, या ना? यहां तक समझ में आ गया अपना, डायगोनल बन गया अपना एक। अब आगे देखिएगा सी में क्या लिखा है। इस लाइन को अगर तुम लोग को हिंदी अनुवाद करना आता है तो बेटा बन जाएगा, अगर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता तो नहीं बनवा पाओगे। समझते हैं सी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना आगे। पढ़ ही नहीं रहे कोई। बेकरी सी रिटेन्स 83% ऑफ कस्टमर एंड गेन 5% ऑफ एज कस्टमर। एक एक कस्टमर का कितना % सी को मिल रहा है? मतलब जो ए में थे वो कहां चले गए? सी में। कितने % ऐसे लोग हैं? 5%। तो यहाँ ए था वो सी में आ गए, तो ये कितना 0.05 हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड 10% ऑफ 20 कस्टमर बी से सी में कहा चले गए? इसका मतलब तो यही हुआ ना, सी गेन कर रहा है, इसका मतलब बी लॉस करेगा। तो बी से सी में कितने लोग गए? 0.10 बोला है, ये 0.10 निकल गया कि नहीं? आया ना? कोई भी एक का पकड़ो, चाहे ए का पकड़ो, चाहे बी का पकड़ो, चाहे सी का पकड़ो, तो अपने पास क्या हो गया? अब इनका टोटल 1 होता है, अपन को पता है रो का टोटल, तो ये दोनों पता है, तो बी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो ये 0.05 निकल गया। ठीक, अब ये 0.10 और 0.85 पता है, तो ये क्या होगा? 0.05 आ जाएगा। तो ये 2 रो हमारी कंप्लीट हुई कि नहीं? अब अपन को थर्ड रो कंप्लीट करनी है, सी। तो सी कैसे बनेगी? आते पढ़ते, ए से कौन गेन किया होगा? पढ़ो अब ए वाली लाइन में, जब बी वाली लाइन पढ़ लो। क्या लिखा देखो, बेकरी बी रिटेन्स हो गया 80% ऑफ इस कस्टमर वाइल गेनिंग 5% ऑफ एज कस्टमर। बी किसके कस्टमर गेन कर रहा? 0.05। ये हमने ऐसे भी निकाल लिया, अदरवाइज वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ या ना? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 7% ऑफ सीज कस्टमर। बी जो है किसके कस्टमर गेन कर रहा है? सी के कस्टमर गेन कर रहा है, मतलब जो सी में थे वो कहां आ जाएंगे? बी में आ जाएंगे। कहां थे वो, कहां जाएंगे? कितने लोग? 7%। इट मीन 0.07। तो मैं यहां 0.07 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ मुझे। हाँ तो बी में तो लिखा हूं, सी से बी में गए ना, आया ना? अब इनका टोटल कितना होता है? 1 होता है, तो ये क्या आएगा? 0.10 आ जाएगा। 83 और 7 90, हाँ 0.10। तो ये हमारा बन गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या बन गया? अब इसके बाद कुछ करने का लायक बचता है क्या? कुछ भी नहीं है, यही तो बनाना है यार, और कुछ नहीं है। ये नहीं बना तो खत्म। अब आपसे क्या पूछा है? मार्केट शेयर आफ्टर 1 ईयर पूछा है, तो लिखो मार्केट शेयर आफ्टर 1 ईयर R1 इज इक्वल टू मार्केट शेयर आफ्टर 1 ईयर, मार्केट शेयर आफ्टर 1 ईयर, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू P।
तो R0 आपके सामने कितना निकला हुआ था बेटा, बताना थोड़ा सा। 0.40 था, 0.40 था और 0.20 था क्या, इंटू P का मतलब क्या, ये वाला आ जाएगा। तो 0.90, 0.05, 0.10, 0.05, 0.85, 0.07, 0.05, 0.10 और ये 0.83। अब इसको सॉल्व तो कर लोगे, इसको भी करवाना पड़ेगा। फिर मत बोला सर आधा आधा छोड़ देते हो, आदत से मजबूर हो जाते हो फिर। चलो करो, ठीक है। इसको इंटू किया तो नहीं, कितना कितना है बोलना। इसको सॉल्व करने से क्या आया बेटा, P1 आया आपका, सॉरी कौन कौन से प्रोडक्ट थे, ABC 3 बेकरी थी ना। ए का कितना आंसर मिल रहा है, 0.40 मीन्स 40% हो गया। बी का कितना आया है 374, तो 37.4% हुआ बेटा। ये नहीं लिखना है, कैसे लिख दोगे, 0.226, तो ये 22.6%। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, बिल्कुल सही है। बता इतना बेसिक है कि नहीं है ये चैप्टर। क्वेश्चन समझना है बेटा, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं मैं ये सब क्वेश्चन भी। मैं कल कुछ पढ़ा ही नहीं हूं कि आज पढ़ाना है, सवेरे आया बुक उठाया और पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ो, लिखते चलोगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। क्वेश्चन बनाने का केवल एक ही फंडा है, दूसरा कोई फंडा नहीं है। अब देखो पार्ट 2 लिखो क्वेश्चन का, चलो लिखो पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, 1 साल बाद पूछा था। अब लिखो पार्ट 2, लो चलो बेटा उसको बाद में समझा लेना। पार्ट 2, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी निकालना है, मार्केट शेयर क्या होगा लॉन्ग रन में। लिखो लेट एज्यूम, लिखो ना लेट एज्यूम स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज आर P1, P2 एंड P3 4 किसके लिए, बेकरी ए, बेकरी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। नहीं मतलब तुम्हारी इच्छा है बेटा, कोई मतलब तो है नहीं, समझ में आ नहीं रहा है छापने से। नहीं है कि कॉपी लेना, जेरॉक्स करवा लेना, पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। क्यों मेहनत कर रही है। यहां तक हो गया, तो लिखो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या R इंटू पी। R1 होता है क्या, R होता है ये। R इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू पी। तो R कितना बनेगा हमारा, P1, P2, P3। ये हमारा हुआ बेटा, हाँ या ना, इज इक्वल टू P1, P2, P3। ये हमारा R की वैल्यू हो गई, इंटू प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या था हमारा, TPM बोलना कोई। ये था 0.90, 0.05, 0.05, फिर ये था 0.07 था, और ये 0.10 था, और ये 0.80 था। क्या ये 83 होगा फिर। चलो फिर तुम ही बोल दो, हाँ रो वाइज बोलो। 0.05, 85, 0.10, फिर हाँ 0.83। ये हो गया बेटा हमारा मैट्रिक्स। तो वही 3 इक्वेशन बनेंगे कल, जैसे मैंने बताया था बेटा, P1, P2, P3। और इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व करके निकाल सकते, हाँ या ना। ठीक, सॉल्व कर लेना इसको, जिसको लिखना है यहां तक लिख लो पहले, फिर और क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो आओ, BNB से करवा रहा हूं बेटा। BNB ओपन करेंगे, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67।
एग्जाम्पल करके लिखा हुआ है, दो प्रोडक्ट दिया है बेटा। सपोज देयर आर टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड ए ब्रांड बी। हाँ इधर देखो मयंक, इधर है क्वेश्चन। तुमको कुछ समझ आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या होता है स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, समझा? हाँ इधर आओ तो। कितने चैप्टर पढ़े? 5 चैप्टर के नाम बताओ तो कौन कौन से हैं। चलो चलो पेज नंबर 67 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज ये सब होमवर्क है, बना लेना। मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग की आंखों के नीचे से स्कैन होके जाए तो लगे कि हाँ देखा देखा सा था, क्या आ गया ऐसा ना रहे। सपोज देयर आर टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अरे पढ़ा रहा हूं, भूमिका पढ़ लो ना, उसको बोलने दो। लेट ईच ऑफ दिस टू brands have exactly 50% of the total market in same period। मतलब ये क्या हुआ आपका? क्या बोलते हैं इसको? वही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ ये पूछ रहा हूँ। 50% तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, इक्वल होगा, दो हैं तो गजब करते हैं यार। तो ये P0 दिया हुआ है क्या? P दिया हुआ है क्या? ये R0 है, ये R0 है। ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी दो प्रोडक्ट की 0.50 0.50, ये दो प्रोडक्ट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी हो गई, हाँ या ना? फिर क्या दिया हुआ है आपको? पूरा नीचे में क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है, ए बी टीपीएम बना के दे दिया, आपका काम खत्म। 0.9 है तो ये 0.10 हो गया, ये 0.5 है तो ये 0.50 हो गया। 50% का ड्रॉ डाउन है दिया हुआ है, मार्केट में ब्रेकडाउन है। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? द ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। ये हो गया। इफ द इनिशियल मार्केट शेयर ब्रेकडाउन इज 50% ऑफ ईच ब्रांड, मतलब कितने तक टूट सकता है दोनों ब्रांड? 50% तक टूट सकता है। देन डिटरमाइन देयर मार्केट शेयर्स इन द स्टेडी स्टेट। लॉन्ग रन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बन जाएगा 2/2 का है तो ये क्या होगा? ये 2 है ना, तो P1 P2 हो गया। P1 P2 इज इक्वल टू क्या होगा? P1 P2 1 कोई बोल रहा था, मेरे को सुनाई दिया। इनटू क्या बेटा? ये 0.90 0.50 0.10 और 0. कितना? 50। बन गया ये क्वेश्चन? कुछ है? तुम लोग बनाओ बेटा, सब मैं बता दूंगा तो कैसे बनेगा। आज मैं बोला ना यूट्यूब पे जाना, घर में पढ़ना, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, पूरा चैप्टर पढ़ना इक्वेशन का, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक? अब क्या यहाँ इक्वेशन पढ़ाने बैठूंगा तो बेटा एक चैप्टर और बढ़ जाएगा अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पेज नंबर 68। आज खूब पढ़ाना है मेरे को। पेज 68 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डेयरी फार्म वाला दिया है क्या? हाँ 3 डेयरी दिया हुआ है। पढ़ो उस क्वेश्चन को पूरा, पढ़ो क्वेश्चन को। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर पेज 68 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। सपोज देयर आर 3 डेयरी इन अ टाउन, से ए बी एंड सी। 3 डेयरी दिया हुआ है बेटा। दे सप्लाई ऑल द मिल्क कंज्यूम्ड इन द टाउन। शहर में जितना भी मिल्क कंज्यूम होता है वो तीनों डेयरी से होकर जाता है। इट इज नोन बाय ऑल द डेयरीज दैट कंज्यूमर स्विच फ्रॉम डेयरी टू डेयरी। कंज्यूमर है बेटा, कभी ए में जाएगा, कभी बी में, कभी सी में, बी से ए सी से ए बी। आगे लिखा हुआ है स्विचेस फ्रॉम डेयरी टू डेयरी ओवर टाइम बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नया नया ऑफर लेके आया होगा। डिससेटिस्फेक्शन विद द सर्विस एंड अदर रीजन। एडवर्टाइज कर रहा है, कस्टमर को सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही है, ये अन्य किसी कारण से वो क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है। तो यहां तक क्या लिखी हुई है? पूरी कहानी लिखी हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल दिस डेयरी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ देयर कस्टमर एंड डेयरी फ्रॉम विच दे ऑब्टेन्ड ईच न्यू कस्टमर। सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं भाई, कहां से क्या कस्टमर आ रहे हैं। फॉलोइंग टेबल illustrate the flow of customer over an observation period of 1 month से जून महीने का इनको डाटा दिया हुआ है। 3 डेयरी दी हुई है ए बी सी। जून में कस्टमर कितने थे वो दिया हुआ है।
गेन फ्रॉम दिया हुआ है, लॉस टू दिया हुआ है, जुलाई में कस्टमर कितने हैं वो दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वी एज्यूम दैट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रिमेन फेयरली स्टेबल एंड दैट जुलाई मार्केट शेयर आर, ए का कितना परसेंट है 22, बी का 49, सी का कितना है 29%। मैनेजर ऑफ दिस 3 डेयरीज आर विलिंग टू नो मार्केट शेयर ऑफ देयर डेयरीज ऑन 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। मतलब यहां से 2 महीने बाद, मतलब R1 और R2, ये 2 चीजें निकालनी है, हाँ या ना? ठीक। फिर आगे क्या दिया हुआ है? देयर मार्केट शेयर इन स्टेडी स्टेट। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करके आना, कल करेंगे। एक क्लास और लूंगा मैं कल मार्कअप चेन की, ठीक है। उसके बाद अपन इनपुट आउटपुट करेंगे, फिर शाम को रिवीजन चलेगा, सुबह रिवीजन, दोनों टाइम रिवीजन चलेगा, ठीक है।